जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सेलों का संयोजन, उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेलों का समांतर क्रम में संयोजन किस तरह से किया जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दिया है सेलों का समांतर क्रम संयोजन, तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं और फिर सेलों के समांतर क्रम संयोजन करने के बाद उसमें प्रवाहित जो धारा का मान है उसको किस तरह से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जब सभी सेलों के जितने भी सेल किसी परिपथ में लगाए जाते हैं, उन सभी सेलों का यदि हम धन ध्रुव को जोड़ करके परिपथ के एक सिरे से और फिर उन्हीं सेलों का जो ऋण ध्रुव है सभी को जोड़ करके परिपथ के दूसरे सिरे से हम जोड़ देते हैं, तो इस तरह के संयोजन को हम कहते हैं कि समांतर क्रम संयोजन है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने चित्र में यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर दिया है कि यहाँ पर हमारे पास n सेल हैं और सेलों की संख्या में देखें हमारे पास यहाँ पर जो इस वाले पहले वाले सेल की बात करें तो इसमें ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है और इस पर जो विद्युत वाहक बल होगा वो E होगा। इसी तरह से विद्यार्थियों, हर सेलों में आप देख रहे हैं कि जितने भी सेल यहाँ पर संयोजित किए गए हैं उन सेलों में विद्युत वाहक बल E है और उनका आंतरिक प्रतिरोध R है और फिर सभी सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पहला सिरा है उसका धन सिरा, इसका धन सिरा और इसका धन सिरा, इसी तरह से सभी सिरों का जो धन सिरा है उसको हमने परिपथ के एक सिरे से और फिर इसी सेलों का जो माइनस सिरा है उसको हमने परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ दिया है। इस तरह के संयोजन को हम कहते हैं कि यह हमारा समांतर क्रम संयोजन है। अब विद्यार्थियों, इसकी गणितीय व्याख्या करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास मान के चल रहा हूँ कि माना हमारे पास n सेलों है, n सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध R है, हमारे पास n सेल हैं। n सेलों का जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसको परिपथ में जोड़ते हैं तो उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह R है और इसे परिपथ के R प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है और फिर इसमें एक कुंजी लगा करके उसमें धारा प्रवाहित की जाती है और जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है तो उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है उसे हम E कहते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, यहाँ पर जितने भी सेल लगे हुए हैं सब समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इसीलिए समांतर क्रम में जितने भी विद्युत वाहक बल जितने भी सेल लगे होते हैं सब का विद्युत वाहक बल E होता है। इसलिए विद्यार्थियों, यदि हम यहाँ पे बात करें तो सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा होने के कारण इनका विद्युत वाहक बल, यानी यहाँ लिख सकते हैं सभी सेलों का विद्युत वाहक बल होता है E। यानी जितने भी सेल हैं सबको जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उन सेलों का जो विद्युत वाहक बल होता है वह E होता है। और विद्यार्थियों, यदि हम इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं तो इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध निकलता है उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध अगर बात करें, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए इसको लिख सकते हैं 1/r' बराबर 1/r1 और फिर प्लस में लगाइएगा और फिर लिखिएगा 1/r2 या फिर इसको r क्योंकि हर जगह प्रतिरोध समान है इसलिए 1/r इस तरह से हम n/r तक इसके मान को प्राप्त कर लेते हैं। जब सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर समान है इसलिए इसका जो r' मान प्राप्त हो जाएगा वह n/r हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि सभी सेलों को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध होता है वह होता है 1/r1 बराबर में n/r। यदि विद्यार्थियों इसको हम इस तरह से पलट दें तो यहाँ पर ये r' बराबर हो जाएगा r/n। इस तरह से किसी भी सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो r' बराबर r/n हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों यह आंतरिक प्रतिरोध है, उसमें एक बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इस बाह्य प्रतिरोध और इस आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के मान को हम तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों को हम जोड़ देते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास R है बाह्य प्रतिरोध हमारे पास R है और आंतरिक प्रतिरोध हमने R+N निकाल रखा है। इस तरह से हमें तुल्य प्रतिरोध का मान R+R/N प्राप्त हो जाता है। अब विद्यार्थियों, क्योंकि हमने इसमें धारा प्रवाहित की है तो इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल और बटे में यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमें प्राप्त होता है कुल परिपथ का प्रतिरोध या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम लिख सकते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास क्या है, E है, इसलिए हम यहाँ पर E लगा देंगे। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास है R और प्लस में R/N। अब विद्यार्थियों, यदि हम इस R+R/N को सॉल्व करें तो यहाँ पर लासा लेकर के हम N करेंगे तो ये आ जाएगा Rn और फिर यहाँ पर N से N कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा Rn+R। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि I बराबर, या हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, या विद्यार्थियों इतना हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम इतना यहाँ पर सफ़ा करके हम आगे का प्रश्न यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो जैसे विद्यार्थियों यहाँ से आप देख रहे हैं कि I बराबर हमारे पास आ गया है E, और फिर जब हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास यहाँ पर N था और फिर यहाँ पर हो जाएगा Rn और प्लस में R। क्योंकि विद्यार्थियों ये बटे पे बटा है इसलिए N जो होगा ऊपर चला जाएगा। I बराबर यहाँ आ जाएगा En और फिर Rn प्लस में R। यही विद्यार्थियों धारा का मान हमें प्राप्त हो जाता है जब कि कोई भी दो या दो से अधिक सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर En/Rn+R ये हमें प्राप्त हो जाता है। इसकी विशेष स्थितियों में देखेंगे। अगर हम विशेष स्थिति की बात करें तो यहाँ पर विशेष स्थितियों में आप देखेंगे कि किस तरह से हम विशेष स्थितियों में धारा के प्रवाह का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख लें विशेष स्थिति, और विशेष स्थिति में अगर हम स्थिति नंबर 1 की बात करें और फिर हम लिख दें कि यहाँ पर जो R का मान है वह NR की जगह पे Rn की जगह पे बहुत कम है, यानी यहाँ पर लिख लें R जो आंतरिक प्रतिरोध है उस आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है अपेक्षा Rn के। तब यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 0 और फिर हम यहाँ पर I बराबर लिख सकते हैं En/Rn और R की जगह पे हम रख देंगे 0 और फिर 0 को जब हम जोड़ेंगे तो I बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा En/Rn। अब N से N को कैंसिल मार देंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा E/R। ये होता है कब, जब कि सेलों में जो आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है उसका जो मान है वो बहुत ही कम हो जाए अपेक्षा R के या बाह्य प्रतिरोध के। इसके अलावा द्वितीय स्थिति जो बन सकती है वह दूसरी स्थिति हमारे पास है सेकंड स्थिति की। अगर हम बात करें तो सेकंड स्थिति में यदि इसी तरह से अगर हम मान लें कि हमारे पास जो NR है, NR या Rn जो है वह बहुत ही कम है अपेक्षा आंतरिक प्रतिरोध के, तब यहाँ पर Rn का मान 0 हो जाएगा और फिर हम इसके लिए अब धारा का मान प्राप्त करेंगे तो En और फिर Rn के जगह पे 0 रखेंगे और यहाँ पे R हो जाएगा और फिर इसका मान प्राप्त होता है En/R। इस तरह से आप स्थिति नंबर 1 में आपने प्राप्त किया I बराबर E/R और फिर I बराबर En/R। इस तरह से आपने देखा कि हम विभिन्न परिस्थितियों में धारा का मान किस तरह से
किसी भी सेल के क्रम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने के बाद कैसे प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।